गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको पिछले लेक्चर में गॉस की प्रमेय जो चैप्टर है आपकी 12th फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट स्थिर विद्युतिकी का जो दूसरा चैप्टर है आपका गॉस की प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, उसके बाद में बताया था घन कोण क्या होता है, उसके बाद में बताया था वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, और उसके बाद में बताया था गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है वो बता चुके थे, फिर एक बार सुन ले दोबारा से। तो गॉस ने बताया कि अगर कोई एक ये बंद पृष्ठ है, कोई एक ये बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के भीतर अगर कोई एक आवेश स्थित है प्लस क्यू, जब प्लस क्यू आवेश स्थित होगा तो इसके चारों ओर से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। जब वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो इन्होंने बताया कि जब इस पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा, जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी अर्थात वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो इन्होंने बताया कि किसी बंद एवं काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो इस पृष्ठ के भीतर, जो ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश प्लस क्यू का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात q इंटू 1/ε0। तो गॉस की जो प्रमेय है वो ये है आपकी फाई E इक्वल q/ε0। ये है आपकी गॉसेस थ्योरम। परंतु वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स से बताया था फाई E इक्वल होता है E क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और गॉस ने बताया ये किसके इक्वल होता है, q/ε0 के इक्वल। तो ये आपकी गॉस ने जो प्रमेय दी है कि किसी भी बंद एवं काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये आखिर कैसे होता है। तो चलो प्रूव करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ ले लिया। बंद पृष्ठ, ये आपका बंद पृष्ठ है A, और इसके भीतर मान के चल रहे हैं कि एक बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब हमें इसका प्रूफ करना है। गॉसेस थ्योरम क्या है बता चुके, अब ये प्रूफ है। तो अब ये एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के भीतर मान के चल रहे एक बिंदु O है, उस बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। जब ये प्लस क्यू आवेश स्थित होगा तो इस पृष्ठ से होकर के वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पृष्ठ पर एक बिंदु ले लेते हैं P। तो इसके पृष्ठ पर हमने एक बिंदु ले लिया P। जब इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P ले लेंगे, फिर बिंदु P के चारों ओर ये एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया, लघु क्षेत्रफल अवयव ले लिया। जो ये क्षेत्रफल है ये बहुत कम है आपका। जब ये क्षेत्रफल बहुत कम है तो कितना है, तो मान चल रहे इस क्षेत्रफल का जो परिमाण है वो आपका dA है। परिमाण आपका dA हो गया। तो हमने बताया था कि प्रत्येक क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इसकी जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, इसके पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए अवलंब के अनुदेश। तो बाहर की ओर को ये अवलंब हमने ये खींच दिया dA वेक्टर, और इसी दिशा में इसका एकांक वेक्टर n होगा। ठीक है, तो अब ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। तो मान के चल रहे कि जो ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है, O से P तक की जो दूरी है वो आपकी स्मॉल r है। P से O से P तक की दूरी हो गई स्मॉल r, और जो ये पृष्ठ है, जो क्षेत्रफल अवयव है, इस क्षेत्रफल अवयव के सिरों को हमने बिंदु O से मिला दिया। जब क्षेत्रफल अवयव को हम बिंदु O से मिला देंगे तो ये एक कोण बनेगा, ये आपका घनकोण बन गया, अनंत सूक्ष्म घनकोण बन गया d ओमेगा, ये बन गया। अब तो
ये प्लस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र होगा। चूंकि प्लस क्यू आवेश है तो आवेश के चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण मान के चल रहे बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी ई वेक्टर है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है, ये तो परिमाण हो गया, चूंकि इसकी दिशा भी होती है। तो दिशा क्या है, तो इधर पर हम जहाँ पर बताया था हमने पिछले चैप्टर में कि जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी होती है वहाँ पर हम एक धन परीक्षण आवेश छोड़ देते हैं। उस पर जिस दिशा में बल लगेगा वही आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो जब हम इधर पे एक धन परीक्षण आवेश छोड़ देंगे तो ये भी धन आवेश होगा, धन परीक्षण आवेश ये भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, बल लगेगा। तो बल हमेशा लगता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये हो जाएगी, तो ये आपकी हो गई ई वेक्टर की दिशा। ठीक है, अब देखो तो इस क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल वेक्टर हो गया डीए वेक्टर, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ई वेक्टर। मान के चल रहे कि ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का जो कोण है वो आपका थीटा है। तो इस लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, डी फाई ई इक्वल हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बताया था। जो डी फाई ई होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा होगा ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण। अब देखो, अब हमें पता है कि बिंदु आवेश के कारण ये एक पॉइंट चार्ज है, तो बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन किया था पिछले फर्स्ट चैप्टर में आपने, तो वो होता है E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो जो E की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे। जब इसमें रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा। इतना हो गया। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो डी फाई ई इज इक्वल होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो डी ए कॉस थीटा है ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये डी ओमेगा के इक्वल होता है। तो डी ओमेगा इज इक्वल क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जब ये होता है तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं डी ओमेगा, तो लिख दें। तो डी फाई ई इज इक्वल हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ये जो आपका वैद्युत फ्लक्स आया है, निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ये इस लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें इस पूरे अवयव से, ये जो पूरा पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला हमें वैद्युत फ्लक्स चाहिए। अभी तो ये आया इतना, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। क्योंकि ये पृष्ठ बंद है, क्लोज है, तो क्लोज इंटीग्रेशन होगा। तो इस पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होगा आपका वो होगा फाई ई इज इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, ये है। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा। अब देखो जो इंटीग्रेशन होगा उसी का होता है, याद रखे मोटी बात कि जो इंटीग्रेशन होता है वो उसी का होता है जिसके साथ में डी लगा हो। तो डी ओमेगा के साथ में लगा है तो डी ओमेगा के इंटीग्रेशन होगा, और ये कांस्टेंट हैं तो बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा।
अब हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा होगा, अर्थात जो पूरा एक पृष्ठ होता है वो पूरा का पूरा पृष्ठ केंद्र पर मैक्सिमम जो घनकोण बनाता है, जो अधिकतम घनकोण बनाता है, वो 4 पाई स्टेरेडियन बनाता है। तो क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 4 पाई। जब ये 4 पाई होगी तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा फाई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी गॉस की प्रमेय है। तो ये इस तरीके से आपकी गॉस की प्रमेय का प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा, तो वैद्युत फ्लक्स बताया था कि जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर को जा रही हों तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और अगर अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं तो नेगेटिव होता है। तो अब अगर हम बात करें कि ये जो आवेश है ये इधर पर न, इसके अंदर ना रह करके अगर इसके बाहर स्थित हो, कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अगर बाहर वैद्युत आवेश रखा हुआ है बंद पृष्ठ के, तो उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? जैसे हम कहें ये एक कोई बंद पृष्ठ है और इसके बाहर ये एक बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं ये ऐसी ही तो जाएंगी, ठीक। जब वैद्युत बल रेखाएं ऐसी जाएंगी तो ये ऐसी इधर पे जाएंगी तो होगा क्या? तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं इधर से प्रवेश कर रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं। तो जितना वैद्युत फ्लक्स इधर से धनात्मक होगा उतना ही ऋणात्मक होगा। कुल मिला के जो रिजल्टेंट होगा आपका परिणामी होगा वो 0 होगा। तो अगर बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश स्थित हो तो इस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स वो शून्य होता है आपका। ये तो हो गई आपकी गॉस की प्रमेय का प्रूफ। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो गॉस ने जो प्रमेय दी है, जो गॉस ने अपना नियम दिया है, इसके अनुप्रयोग क्या हैं, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से हम कोई एक जिस पर सममित आवेश हो, जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो, उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। जब उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं तो अब कई तरीके के पृष्ठ होंगे या छड़ होगी, तो उनके लिए सभी के लिए अलग अलग हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो एप्लीकेशंस हैं आपकी। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस जो थ्योरम है वो कौन सी है? तो आपका सबसे पहली एप्लीकेशन करवाते हैं कि किसी अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन उससे भी पहले हम आपको आवेश का घनत्व बताते हैं। आवेश के घनत्व कितने होते हैं और क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको अवगत कराते हैं आवेश के रेखीय घनत्व से। आवेश का रेखीय घनत्व, देखो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। तो जैसे कोई एक लंबा तार है या एक लंबी छड़ है, तो जब एक ये लंबा तार है या एक लंबी छड़ है और हमने इसकी जो लंबाई है वो स्मॉल l ले लिए और हमने इसे आवेश दिया, जब आवेश देंगे तो पूरे में आवेश वितरित हो गया। तो मान के चले जो ये आवेश वितरित हुआ है ये कुल आवेश कितना है? Q है। तो इस छड़ की या इस तार की स्मॉल l लंबाई पर जो आवेश वितरित है, l लंबाई पर आवेश जो है आपका वो है आपका Q कूलम। तो 1 मीटर लंबाई पर जो आवेश होगा वो आपका हो जाएगा Q अपॉन L। इसी को बोलते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल हो जाएगा Q अपॉन L। अगर इसके यूनिट की बात करें तो C है, इसकी जो यूनिट होगी कूलम, और जो L है इसकी होगी आपकी मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम प्रति मीटर। तो आवेश का जो रेखीय घनत्व है वो किसे कहते हैं? तो किसी भी चालक तार की या किसी भी तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं।
दूसरा आपका आता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? तो अब हम एक ऐसा पृष्ठ ले लें जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें हों, अर्थात उसका क्षेत्रफल होगा। तो जब क्षेत्रफल होगा तो मान चले इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका A है, और हमने इसे आवेश दिया Q। जब इसे आवेश Q देंगे तो ये Q आवेश इसके A क्षेत्रफल पर वितरित हो जाएगा। जब Q आवेश A क्षेत्रफल पर वितरित हो गया तो A क्षेत्रफल पर जो आवेश है आपका वो कितना है? वो है आपका Q कूलाम। तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना हो जाएगा? Q/A। इसे बोलते हैं हम आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा इक्वल हो जाता है Q/A। इसका मात्रक, तो जो Q का मात्रक होगा आपका कूलाम होगा, A का होगा आपका मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा इक्वल हो जाता है Q/A। अब बात करते हैं आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है? तो अब हम एक ऐसा पदार्थ लें जिसमें आयतन हो, अतः लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों चीज़ें हों। जब हम एक ऐसी आकृति लेंगे तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों चीज़ें हैं, अर्थात इसका आयतन होगा। मान के चल रहा है कि इसका आयतन V है, और हमने इसे आवेश दिया। जब हम आवेश देंगे तो पूरे आयतन में वितरित हो गया आवेश। जब पूरे आयतन में वितरित हो जाएगा तो मान चले पूरे आयतन में जो वितरित आवेश की मात्रा है वो आपकी Q है। तो देखो V आयतन में जो आवेश है, वितरित आवेश, वो आपका कितना है? Q कूलाम। तो एकांक आयतन में कितना हो जाएगा? Q/V। इसे हम बोलते हैं आवेश का आयतन घनत्व। इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इक्वल हो जाता है Q/V। जहाँ V होगा आयतन, Q होगा आवेश, रो हो जाएगा आवेश का आयतन घनत्व। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? तो Q की यूनिट है कूलाम और इसकी होगी मीटर क्यूब, तो कूलाम पर मीटर क्यूब। ये होती है आपकी आवेश के आयतन घनत्व। इस तरीके से आपके तीनों घनत्व हो गए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो गॉसिस थ्योरम का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपका वो है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमें निकालनी है। अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें किसके कारण निकालना है? एक अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है, उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो हम क्या करते हैं, एक ये हमने अनंत लंबाई का ये एक तार ले लिया, ठीक है। तो ये एक अनंत लंबाई का एक तार है और ये आवेशित है, तो हमने इसे एक समान रूप से आवेशित भी कर दिया। ये धन आवेशित है, मान के चल रहे, ये धनावेशित तार हो गया। तो इस तार जब आवेश है, पहले चैप्टर में बताया था, जब आवेश होगा तो आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो इससे स्मॉल r दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र है वो हम कैसे निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर ये एक बिंदु है P। ये जो दूरी है ये कितनी है आपकी? स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम ये देखना चाहते हैं कि इस तार के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर, तो ये जो चालक तार है, चूंकि ये
लंबा है, तार है, तो इसके एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होगी उसे हम बोलेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। मान चले इसका जो आवेश का रेखीय घनत्व है लैम्डा है, तो लैम्डा इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q/L। जो ये तार लिया है इसके आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, तो लैम्डा इज इक्वल हो जाएगा Q/L यदि इसकी L लंबाई पर Q आवेश होता। अब देखो, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए तार के समाक्ष जो तार है, तार की अक्ष ये है, इसी अक्ष पर हम एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं जो कि बिंदु P से होकर के गुजरता हो। तो हम एक ये गॉसियन बेलन की कल्पना कर रहे हैं जो कि कहाँ से गुजर रहा है, बिंदु P से होकर के गुजर रहा है। ये आपका हो गया। जो ये हम कल्पना करते हैं जिस पृष्ठ को, उसे हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्योंकि ये बेलन के आकार का है तो इसे हम बोलेंगे गॉसियन बेलन। जो काल्पनिक पृष्ठ होगा जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसके भीतर आवेश होता है, उसे हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो ये एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर ली जो कि कहाँ से होकर के गुजर रहा है, बिंदु P से होकर के गुजर रहा है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो आपकी ये कितनी हो जाएगी, ये त्रिज्या आपकी होगी बेलन की R। मान के चल रहे कि जो बेलन की लंबाई है वो आपकी स्मॉल l है। तो अब जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, ये जो वक्र पृष्ठ है ये ऐसा है बेलन, तो ये इसका ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। और ये जो पृष्ठ होते हैं ये कहलाते हैं समतल पृष्ठ। ये जो दो पृष्ठ होते हैं ये कहलाते हैं समतल पृष्ठ और ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। तो अब बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं। तो जब हम बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव लेंगे तो इसकी कंडीशन ये होगी। ये हमने लघु क्षेत्रफल अवयव ले लिया, ये बिंदु P के चारों ओर। तो लघु क्षेत्रफल अवयव है तो इसका परिमाण कितना है, तो इसका परिमाण मान के चल रहे dA है। जब dA परिमाण है तो क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो दिशा कहाँ होगी, इसके तल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश। तो ये आपका तल था, लघु अवयव है, कब तल ले लिया, इस पर बाहर की ओर को अभिलंब, ऐसा ही होगा। तो ये आपका हो गया dA वेक्टर। अब तो जो ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ की तार से जो दूरी है हर जगह समान होगी। जब दूरी समान होगी तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा वो भी समान होगा। तो मान के चल रहे इस तार जो आवेशित तार है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E वेक्टर है, हमें ज्ञात करनी है। तो हम पहले मान लें कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है। तो E वेक्टर जब है तो उसकी दिशा कहाँ होगी, फिर से दिशा ज्ञात करने के लिए उस जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, कि दिशा ज्ञात करनी होगी, उस बिंदु पर हम धन परीक्षण आवेश छोड़ देंगे। तो इधर पर हम जब धन परीक्षण आवेश छोड़ेंगे तो ये तार धन आवेशित है, धन आवेश छोड़ देंगे, ये चलने के लिए स्वतंत्र होगा। तो उधर की साइड इस पर बल लगेगा, राइट हैंड पर। तो जब उधर की ओर बल लगेगा तो यही आपकी दिशा हो जाएगी E वेक्टर की दिशा। तो E वेक्टर और dA वेक्टर के जो बीच का एंगल हो गया वो आपका हो गया 0। ये तो हो गया वक्र पृष्ठ पर कोई एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया तब। अब इसके समतल पृष्ठ पर भी लेते हैं, जैसा ऊपर होगा वैसे ही सेम नीचे की कंडीशन होगी। तो देखो, तो ये जो लघु क्षेत्रफल अवयव हमने ये ले लिया, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, ये पृष्ठ ऐसा है तो इस पर क्षेत्रफल वेक्टर, तो इस पर हम बाहर की ओर को अवलंब खींच दें, अर्थात कहाँ होगा, ऊपर की ओर। तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो होगा dA वेक्टर ऊपर की ओर। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आवेशित तार है, इधर धनावेश छोड़ेंगे तो इधर साइड भागेगा, क्योंकि ये धनावेशित है, इधर धनावेश छोड़ेंगे उधर भागेगा। तो ये हो जाएगी आपकी E वेक्टर की दिशा। ठीक है। अब देखो, तो ये जो लघु क्षेत्रफल अवयव है dA, इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर हो गया, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर हो गई। तो इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो आपका हो जाएगा d फाई E इज इक्वल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर, ये हो जाएगा आपका E dA cos 0, क्योंकि E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 है। तो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी
1, तो ये हो जाएगा EDA। अब ये है जो वैद्युत फ्लक्स, ये इस लघु क्षेत्रफल अवयव से आया है। अगर हम इसके पूरे वक्र पृष्ठ से निकालें तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो जो ये बेलन है इसके वक्र पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो वक्र पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो वक्र पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा वो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन EDA। तो अब इसमें E जो है वो कांस्टेंट है, तो DA का इंटीग्रेशन हो जाएगा, E आ जाएगा बाहर, तो DA का जो इंटीग्रेशन होगा अर्थात जो ये वक्र पृष्ठ का पूरे का क्षेत्रफल होगा, ये वक्र पृष्ठ है, इस पूरे का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, तो H की जगह इधर पे क्या है L, तो ये हो जाएगा E × 2πRL। ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से। अब हम इसके समतल सिरों की भी बात कर लें, तो जितना ऊपर से गुजरेगा उतना ये नीचे वाले सिरे से गुजरेगा। तो जो अब देखो जो समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ पर E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों परस्पर 90 डिग्री पर है। जब दोनों परस्पर 90 डिग्री पर हैं तो इससे होकर गुजरने वाला, तो समतल पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होगा आपका वो 0 हो जाएगा बराबर, क्योंकि EDA cos 90 होगा और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है। तो समतल पृष्ठों से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो केवल किस अब अगर हम तो समतल पृष्ठों से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरा, वक्र पृष्ठ से इतना गुजरा, तो संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो संपूर्ण गॉसियन बेलन से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होगा आपका वो हो जाएगा phi E × 2πRL। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका संपूर्ण गॉसियन बेलन से निर्गत वैद्युत फ्लक्स आ गया। परंतु गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये कोई एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के भीतर Q आवेश स्थित है, तो इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, परंतु गॉस की प्रमेय से जो होगा वो phi E होता है, वो Q/ε0 होता है। तो जहाँ Q होगा इस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश, मान चले इतने में ये Q आवेश स्थित है और आवेश का रेखीय घनत्व तो कितना है लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल होगा Q/L। तो L लंबाई पर आवेश हमने कितना लिया Q, तो इससे Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा × L। तो इधर पे ये हो जाएगा लैम्डा × L/ε0। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तो ये क्या हो जाएगा E × 2πRL = λL/ε0। हमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, E चाहिए, तो E को हम इस साइड रखेंगे और सब इधर ले आएंगे। तो इधर जब लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा E = 1/2πε0 × λ/R। जो L होगा इधर आएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो E = आ गया 1/2πε0 λ/R। ये हो गई आपकी एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4π में, तो इसे 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो E = हो जाएगा ये 4πε0 × 2λ/R। तो 1/4πε0 की वैल्यू रखने में आसान होगा, इसकी हम वैल्यू 9 × 10⁹ होती है और 2λ/R। अब हम अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें
सदिश रूप में लिखें तो ये इसे हम लिख देंगे ई वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r इंटू r कैप। ये है। तो इस तरीके से ये आपकी एप्लीकेशन एक हो गई, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, लैम्डा जो है वो आवेश का रेखीय घनत्व है, वो भी कांस्टेंट है। तो चेंज क्या होगा r। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि E इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है r के, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो एक अनंत लंबाई का आवेशित तार होता है तो उसके कारण स्मॉल r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। इस तरीके से आपकी ये पहली जो एप्लीकेशन है वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद और भी एप्लीकेशन है, जो और एप्लीकेशंस हैं वो आपको अगले लेक्चर में बताते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।